नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे आईएसआई के उस मकर जाल की जिसका नेटवर्क अब पूरे देश में फैला हो सकता है। इस तरह की जानकारियां, इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं। जी हां, पिछले 3 दिनों में मध्य प्रदेश एटीएस जिन खुलासों के साथ सामने आई है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आईएसआई मध्य प्रदेश समेत देश के ऐसे युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल कर रही थी जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और खास बात यह कि इस तरह के नेटवर्क को बड़ा बनाने में आईएसआई के फंड का एक बड़ा हिस्सा भी यहीं से हिंदुस्तान से तैयार हो जाता था। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। मध्य प्रदेश से आईएसआई के जासूसों की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के नेता और आईएसआई के संदिग्ध जासूस ध्रुव सक्सेना की गर्लफ्रेंड आयशा को भी गिरफ्तार किया है। आयशा ध्रुव के साथ मीनाल होम्स में ही रहती थी। जानकारी के मुताबिक आयशा भी पिछले काफी वक्त से आईएसआई के एजेंट के तौर पर ही काम कर रही थी। इसके अलावा ग्वालियर से 3 और आरोपी भी एटीएस की गिरफ्त में आए हैं। मयंक गुप्ता, प्रभात पारिक और राजेश गौड़ नाम के इन आरोपियों पर आईएसआई के मुख्य एजेंट्स की मदद करने का आरोप है। इस मामले में एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि हिंदुस्तान के अकाउंट्स और हिंदुस्तानियों के पैसों से ही आईएसआई अपना ये पूरा नेटवर्क चला रही थी। जानकारी के मुताबिक भोपाल से गिरफ्तार किए गए 3 लोगों को आईएसआई 8 लाख रुपए सैलरी देती थी। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आईएसआई भारत में ही साइबर फ्रॉड के जरिए ये पैसा जुटाती थी। अब तक की जांच में पुलिस को पता चला कि 44 बैंक अकाउंट्स में जालसाजी करके आरोपी पैसे जमा कर रहे थे। इस बात पर भरोसा करना इसलिए भी मुश्किल नहीं है क्योंकि आईएसआई का मुख्य एजेंट बलराम जब सतना से पकड़ा गया तो खुलासा हुआ कि वो लगातार आईएसआई के लिए नए एजेंट बनाने का काम भी कर रहा था और आईएसआई इसके बदले में पैसा बलराम तक पहुंचाती थी। लेकिन बदले में आईएसआई के एजेंट्स हिंदुस्तानियों के बैंक अकाउंट्स हैक करके पैसा आईएसआई के लिए कमाते थे। नए एजेंट्स अपने प्राइवेट और फर्जी एक्सचेंज गुप्त रूप से चलाते थे और पैसे के लालच में इंटरनेट कॉल को सेल्यूलर कॉल में ट्रांसफर कर देते थे। इसी के चलते पाकिस्तान और विदेशों से आने वाली कॉल्स को सुरक्षा एजेंसियां डिटेक्ट नहीं कर पाती थी। एक ऐसा ही एक्सचेंज भोपाल से गिरफ्त में आया ध्रुव सक्सेना भी ऑपरेट कर रहा था। ध्रुव सक्सेना इसी मकान में रहता था। यहाँ पर आसपास के लोग बताते हैं कि वो 2 और लोगों के साथ में रहता था, एक लड़की और एक लड़का उसके साथ में रहते थे। हालांकि बीती रात में जब एटीएस ने यहाँ पर दबिश दी तब उसका दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और ध्रुव सक्सेना को पकड़ा गया। ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए काम करने वाला एक सक्रिय कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। चुनाव में कई तरह का काम उसने किया है, सक्रिय भागीदारी निभाई है। लेकिन अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश के 4 शहरों में ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज थे जो विदेशी कॉलों को लोकल कॉल्स में तब्दील करके यहाँ की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाया करते थे। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान का ये खुफिया जासूसी नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और इस पूरे नेटवर्क में 500 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका है। इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश एटीएस, उत्तर प्रदेश, आंध्र और दिल्ली पुलिस के संपर्क में है और आईएसआई के संदिग्ध जासूसों की गिरफ्तारी पर इनपुट भी शेयर किए जा रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस तरह के नेटवर्क को आईएसआई बड़ी तेजी के साथ बढ़ा रही थी क्योंकि इस नेटवर्क को चलाने के लिए उन्हें किसी बड़े फंड की जरूरत नहीं पड़ रही थी। आतंकी इस खुफिया एजेंसी को हिंदुस्तान में ऑनलाइन जालसाजी के जरिए जो कमाई होती थी उसी कमाई से ये अपने जासूसों को सैलरी बांटती थी। लेकिन मध्य प्रदेश एटीएस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। यहाँ सवाल हमारे सुरक्षा तंत्र पर जरूर उठेंगे। सवाल यही कि जब आईएसआई का इतना बड़ा नेटवर्क
यहाँ काम कर रहा था तो उसे इतने वक्त के बाद क्यों पकड़ा जा सका? सवाल उस पार्टी से भी जो मिस्ड कॉल के जरिए कार्यकर्ताओं को जोड़ती है, लेकिन ये खबर नहीं रख पाती कि उसका एक बड़ा कार्यकर्ता अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सा है। सवाल इस बात का भी है कि हमारे देश के युवा, प्रदेश के युवा आखिर कैसे आईएसआई के चंगुल में फंसते चले गए। संदीप भंबरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो हमने इस रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की। कुछ अहम चीजें आपको हम और बताते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ एक शख्स ध्रुव सक्सेना, जो अपने एक आलीशान घर में पकड़ा गया, लेकिन इस घर में वो सिर्फ रहता नहीं था, अंदर एक तरह का टेलीफोन एक्सचेंज वो चलाया करता था, और इस टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए जो इंटरनेट कॉल विदेश से, खासतौर से पाकिस्तान से आती थी, उन इंटरनेट कॉल्स को सेल्यूलर कॉल में फर्जी सिम कार्ड के जरिए कन्वर्ट करने का काम इसी घर से चल रहा था। और ये वही शख्स है जो आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल में, बीजेवाईएम की आईटी सेल में काम किया करता था, उनके लिए प्रचार करने का काम भी करता था। इसके अलावा ये कुछ बातें इस तरह की हैं, क्योंकि पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि 44 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको हैक किया गया, जिनमें जालसाजी की गई, और इसके जरिए जो पैसा आया उसके जरिए अपने सहयोगियों को या जासूस जिन लोगों की मदद लेते थे उन तक सैलरी पहुंचाने का काम भी उस पैसे के जरिए किया जाता था। हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्या हमारे पैसे से, हमारे अकाउंट से जो पैसा हैक करके निकाला जा रहा है, उसी के जरिए आतंक की एक फैक्ट्री या आतंक की एक नई पौध यहां पर खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हिदायतुल्लाह शेख साहब इस वक्त मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। रवि सक्सेना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वीके दामले साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सबसे पहले हिदायतुल्लाह शेख साहब आपके पास आना चाहता हूं, और सवाल यही है कि ये कितना अहम है, खास तौर से एक ऐसी एजेंसी जो सीधे तौर पर हिंदुस्तान में आतंक भेजती है, और यहां से वो जानकारियां निकालने के लिए हमारे अपने लोगों का इस्तेमाल कर रही है, हमारे अपने पैसे का इस्तेमाल कर रही है, और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को लंबे वक्त तक इस बात की जानकारी नहीं मिलती। देखिए, कुल मिलाकर ये बहुत गंभीर विषय है और ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है। ये बड़ी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहले तो आतंकवादी हम सुनते थे कि आते हैं तो सीमा पार से आते हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि सीमा हमारी कहीं न कहीं कश्मीर वाली विवाद में है, तो इस कारण उनको अंदर आने का मौका मिल जाता है और वो सब काम ऐसे करते हैं और वो निरंतर होता है। उसके लिए कोई किसी एक सरकार का या सेना वाली बात नहीं रहती। लेकिन अब हमारे यहाँ के हमारे नौजवान इसमें शामिल हो रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। और वो भी समाज के रूप में जुड़े हुए लोग, मतलब ध्रुव सक्सेना जी की मैंने पूरे वो देखा जो ध्रुव सक्सेना का आपने पूरा दिखाया, तो उसमें आसपास के लोगों को भी शक नहीं हुआ। वो जिस ढंग से आता था, जाता था, रहता था, तो ऐसा किसी को लगा नहीं। क्योंकि अमूमन यही होता है कि हम देखते हैं कि कई बार ये सूचना इस आधार पर देते हैं कि हम किसी नए व्यक्ति को देखते हैं, हमारे मोहल्ले में कोई नया व्यक्ति दुकान खोलता है, कोई मकान ले लेता है जिसकी कोई जानकारी नहीं होती है, तो अमूमन उसकी जानकारी साझा कर देते हैं पुलिस से, और ये सारी सब चीजें होती। लेकिन हमारे बीच की चीज लाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नालायक लोग जो भारत माता के साथ विश्वासघात करने का काम करते हो, उन्हें किसी हालत में बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन आपकी पूरी रिपोर्ट देख रहा था तो मैं ये बात बता रहा था, जब से कल से ये चल रहा था, क्योंकि ध्रुव सक्सेना का कुछ पोस्टर या कुछ फेसबुक पोस्ट आई जो हम उसमें अपने आप को जताना चाहे कि वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है या आईटी सेल से जुड़ा हुआ है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्पष्ट रूप से इस बारे में बयान दे चुके हैं। वो हमारी पार्टी के मुखिया है, उनकी बात अंतिम होती है संगठन के लिए। उन्होंने बोल रखा है, वो हमारी पार्टी से कहीं तक नहीं जुड़ा। मैं खुद पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं। हमारे किसी स्तर में किसी भी लिस्टिंग में वो कोई कार्यकर्ता नहीं है। उससे तो कहीं ना कहीं अपने आप को ये लोग जो इतनी चालाकियों के साथ काम करते हैं,
जो देशद्रोही है उसके तो किसी बात पे उसकी भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे ये लगता है कि ये एक विषय कैसे बन सकता है कि एक अपराधी है, उस अपराधी अपने आप, और अब जब चूंकि नाम आ गया है, बात बहस का विषय हो सकता है, आप वो नाम नहीं हो सकता। ऐसे नाम आने के बाद दूरी बना रहे हैं। दूसरी तरफ राममोहन जी, मेरी उनकी माँ का कहना है, मैं उनका बता रहा हूँ, उनकी माँ का कहना है कि बीजेपी कोई दूरी बनाने वाली दूरी बना रही है। राम, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है जी कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय युवा मोर्चा का अधिकृत रूप से आईटी सेल चलाता था, मुख्यमंत्री की सभाओं में पीछे खड़े होके, आपने फोटोग्राफ देखे होंगे, वो लैपटॉप लेके उनकी सभाओं को ट्रैक कर रहा है, उन सभाओं को जो उसका कंटेंट है उसको पूरे प्रदेश के अंदर फैला रहा है। जो बलराम पकड़ा गया है, जो कि सरगना है, वो बजरंग दल का कार्यकर्ता, आज ही आया कि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। उसने बजरंग दल के 10-15 लोगों का अकाउंट खुलवा के उसमें वो पैसे डालता था। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि वो अपराधी निकले हैं और उनकी अकर्मण्यता और उनकी उदासीनता के कारण वो लोग यहां तक पहुंचे हैं। आप मुझे बताएं, एक अदना सा कार्यकर्ता 20-20 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, वो शिवराज जी के पीछे खड़ा है, वो जो है इनके प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार जी के साथ खड़ा है, वो कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ खड़ा है, सारे बड़े नेताओं के साथ उसकी बॉन्डिंग है, जो फोटोग्राफ से उसके अंदर वो हंस के उनसे बात कर रहा है, उनकी आत्मीयता उसके साथ है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं कि वो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा इस मामले में कहना यह है कि वो चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को ने इस देश के मुस्तकबिल के साथ धोखा किया है, वो देशद्रोही है, वो जासूस है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। भारतीय जनता पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि उस अकेले व्यक्ति ने ये काम नहीं किया है। उसके साथ एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो 500-600 लोगों के युवा हमारे हैं, उनको दिग्भ्रमित करने का काम किया है। जो हमारी देश की इंटेलिजेंसी है, उसकी जो गुप्त सूचनाएं हैं, मिलिट्री की जो गुप्त सूचनाएं हैं, उनको पाकिस्तान को देने का काम किया है। एक जासूस के रूप में उसने यहां पे काम किया है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। और जो छद्म राष्ट्रवाद की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उसके चेहरे पे जो नकाब लगा था, वो नकाब आज खुल गया है, आज उतर गया है। ये लोग जिस तरह से बात करते हैं छद्म राष्ट्रवाद की, उससे आज सही साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से देशद्रोह के मामलों में आगे बढ़े हुए हैं। मैं आप राम को एक बात को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, जो कि शांति का टापू कहलाता था, आज चाहे सिमी का नेटवर्क हो, चाहे आज ये जासूस लोगों का नेटवर्क हो, चाहे यहां पर आरएसएस में जो सुनील हत्याकांड हो, आप सब जगह अगर देखें तो यही मध्य प्रदेश का नाम जुड़ता है। आखिर क्यों? ऐसी कौन सी बात है? इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों की पनाहगाह बन के रह गया है, और यहाँ की पुलिस, यहाँ के राजनीतिक लोग उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। टेक्निकल तौर पर आपके अपनी पार्टी के कागजात होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे कि नहीं थे, आपकी पार्टी में किस पद पे थे कि नहीं थे, ये आप हमें बता सकते हैं। लेकिन ये सवाल जो रवि सक्सेना ने उठाया, ये अपने आप में बहुत जायज है कि एक ऐसे प्रदेश में जो हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, उस हिंदुस्तान के दिल में आईएसआई अपने 15 एजेंट बिठाए हुए हैं। 15 तो अभी खुलासा ताजा हुआ, और भी सहयोगियों तक लगातार अभी जबलपुर से ताजा 2 और लोगों को पकड़ा गया है। और यहाँ मैं ये कह रहा हूं कि ये इन लोगों पर नजर आईएसआई की है और ये काम कर रहे हैं बाकायदा। ये अपने आप में आपकी जवाबदेही बनती है। राममोहन जी, अब मेरी पूरी बात को आप सुन लीजिएगा। मैंने पहले से इस मामले में जब चर्चा कुछ करना चाहा तो मैं बहुत सार्थक रूप से इस चर्चा को करना चाह रहा था। ये इतना गंभीर मुद्दा है और राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कहीं ना कहीं राजनीति से हटके इस पर बात करी जाना चाहिए थी कि आज वो नौजवान चले कैसे गए, उन लोगों का संपर्क कैसे हुआ, बात पुलिस की और अपनी सब कार्रवाई की हो, लेकिन समाज के बीच में ऐसे रहकर, समाज के भेड़िए ऐसे समाज के बीच में रहकर इतना गंदा काम कर रहे हो और आज समाज की भी नजर नहीं पड़ती। लेकिन बात होती है, आप बताइए, ध्रुव सक्सेना था,
वो अपने आप को हमारे अंशुल जी जो हमारे हैं उनके साथ का एक पोस्टर आया, या ध्रुव सक्सेना का वो नालायक आदमी जिसने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कभी संयोजक कुछ भी पदों पे बताया, ये सब आधार बनाकर ये बहस करी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और उस पर इस कारण आप आरोप लगा रहे हैं, जबकि उसका अधिकृत कोई भी हमारे पास ना हमारे पास कोई उसका रिकॉर्ड है, न किसी के पास कोई प्रमाण है। अगर किसी के पास कोई प्रमाण है तो कोई लाकर उसका नियुक्ति पत्र दे दे। राममोहन जी मेरी पूरी बात होने दीजिए, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, ऐसी कोई बातचीत हो तो ये सब नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ चीजों के प्रमाण है। जिस समय रवि सक्सेना जी इतना बोले, मैंने खुद वीडियो देखा है, आपने एक बार बहस चलाई, जाकिर नाइक के मंच पर दिग्विजय सिंह जाते हैं, जाकिर नाइक के ऊपर यही वाले सारे आरोप और यही वाले सारे देशद्रोह के मामले लगे हुए, वो आज देश के अंदर नहीं आ रहा है, वो आतंकवादी आज देश में सारी सब दूर घूम रहा है, विदेशों में, देश में नहीं आ रहा है, तो क्या उसके ऊपर ये एक पोस्टर के ऊपर जो कि हमने नहीं करा उस पर कोई बयान देते हैं? जब दिग्विजय सिंह हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते हैं, जब दिग्विजय सिंह ओसामा को ओसामा साहब बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सियासत करने में कोई कोताही जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, मैं रवि सक्सेना से आप कहते हैं तो ये सवाल क्या निकालेंगे जिसमें दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि इस आतंकवादी हिदायतुल्लाह शेख साहब पकड़ाया गया? आप अगर कहते हैं तो ये सवाल मैं रवि सक्सेना से पूछ लूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या इन बातों पर बीजेपी ने कभी सियासत करने में कोई कोताही बरती है? क्या प्रदर्शन करना हो कांग्रेस को तो वो करे, वो कांग्रेस की बात है, खिसिया खंबा नोचे, जनता में तो कुछ मिला, सरकार जिस प्रदेश में है नकारा है सर, मध्य प्रदेश में तो ये खत्म से आपकी सरकार जिस प्रदेश में है वहां पे ISI जैसी खुफिया एजेंसी बड़ा नेटवर्क चला रही थी, करी जा सकती, क्या ये आपकी हार नहीं है? जी आपकी सरकार जिस प्रदेश में है, बोलिए राममोहन जी थोड़ा जोर। मैं कह रहा हूं कि आपकी सरकार जिस प्रदेश में है उसमें ISI अपना बड़ा नेटवर्क एस्टेब्लिश कर चुकी थी, क्या ये आपकी हार नहीं है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर, क्या खुफिया एजेंसियों की हार नहीं है? ये बात दुश्मन की है तो फिर मैं फिर आपको इसके अंदर, राममोहन जी आप मुझे अगर ये बात हार की बता देंगे तो आप मुझे देश के अंदर वो राज्य बता दीजिए, वो एक राज्य बता दीजिए जिसके अंदर आतंकवादी या देशद्रोह से जुड़े हुई कोई घटना या कोई तार नहीं मिलते हो। ऐसा कोई देश है क्या? महाराष्ट्र नहीं है क्या? मतलब मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि किसकी सरकारें रही, जम्मू कश्मीर तो इसका सेंट्रल बना हुआ है, गढ़ वही से सारा आतंकवाद निकलता है, तो ये क्या सारा वो सब कुछ नहीं होता, ये तो भारत का गणराज्य है और इसमें ये एक इस देश के संविधान की एक देश की बड़ी खासियत है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लोग राष्ट्र के मुद्दे पर पूरे एक होकर सामने आते हैं और राष्ट्र के साथ खड़े होते हैं। लेकिन आप जब इसको बता रहे हैं कि ये खुफिया तंत्र की नाकामी है या पुलिस की नाकामी है, तो भैया पकड़ा तो मध्य प्रदेश की ATS नहीं है ना, उसके लिए तो बधाई देना चाहिए। कोई आतंकवादी बड़ी घटना होने के पहले मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा है और पकड़ने के बाद जिस तेजी से कार्रवाई हुई है उसके बाद जानकारियां तो लेकर के आएंगे कि क्या बड़ा हुआ क्या बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो कोई बड़ी वारदात अंजाम देते ना देते उससे पहले वो जानकारियां कलेक्ट कर रहे थे, तो वो जानकारियां कलेक्ट करने का काम कर रहे थे। बात है मध्य प्रदेश की सरकार बधाई की बात जी। VK दामले साहब, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। एक बड़ा नेटवर्क एक ऐसा पकड़ा गया और ये नेटवर्क के जरिए ये भी पता चल रहा है कि वो पैसा भी हमारे यहां से कलेक्ट करने की कोशिश करते थे, यहां के युवाओं का भी इस्तेमाल करते थे, और ऐसे युवा जिन पर कोई संदेह न करे, खासतौर से ऐसे IT प्रोफेशनल जिनके पास टेक्निकल जानकारी बहुत है, और वो ऐसा लगता है जैसे कि ध्रुव सक्सेना के केस में हुआ कि जब ATS दबिश देने गई तो घर के बाहर से ताला लगा हुआ था और अंदर टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे थे। ATS को पेड़ पर चढ़कर घर के अंदर दाखिल होना पड़ता है और फिर जाके गिरफ्तारी मुमकिन हो पाती है। तो इस तरह से जो काम चल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश जो सेंटर है देश का, यहां पे ISI अपना नेटवर्क जमा रही है। भोपाल के पास एरिया में एक अनऑथराइज एक्सचेंज पकड़ा जाना एक बड़ा भारी देशद्रोह का अपराध है और इसकी कितनी भी निंदा की जाए तो बहुत कम है। लेकिन इसमें ये बात है कि ATS को कुछ पूर्व में ऐसी जानकारी मिली थी कि इस प्रकार की कोई गतिविधियां हो रही है, लेकिन वो स्थान लोकेट नहीं हो रहा था। लेकिन वो अब जैसे ही उनको पता लगा तो उन्होंने वहां पे छापा मार के घर के दरवाजे वगैरह तोड़ करके वो ऑपरेटर्स वगैरह जब्त किए हैं। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बड़े शहरों में, मेट्रो में पड़ोसी लोग ही नहीं जानते कि उनके पड़ोस में क्या हो रहा है, किस प्रकार की गतिविधि, ये बहुत ही संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी उस एरिया में। और क्योंकि वो पॉश एरिया था इसलिए पुलिस का रीच वहां पे कम रहता है, ज्यादातर पुलिस वाले झुकी झोपड़ी इधर उधर
छापे वापे मारते रहते हैं, वहाँ नजर रखते हैं। ठीक है। पास एरिया में बहुत कम नजर रखती है लोकल पुलिस की। हाँ। तो मुझे लोकल पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें सुधार होने की जरूरत महसूस होती है कि आजकल पैसे की लालच में अच्छे पढ़े लिखे लोग और जो बाहर से देशभक्त नजर आते हैं लेकिन उनका हृदय काला रहता है, तो इन लोगों का पता लगाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। रवि सक्सेना, एक सवाल मैं आपसे सियासत के इतर पूछना चाहता हूं। जब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 500 ऐसे लोग जुड़े हुए हो सकते हैं, ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 15 लोग पकड़े जा चुके हैं, और सबके सबका आप बैकग्राउंड देखेंगे तो बैकग्राउंड लड़के पढ़े लिखे हैं, सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़े हों, वो इस तरह के लोग हैं जो सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, इन पे संदेह नहीं किया जा सकता। और अगर टारगेट आईएसआई का यहां है तो फिर कितने बड़े खतरे में हम बैठे हैं? निश्चित रूप से राम, ये एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने पढ़े लिखे लोग, इतने पढ़े लिखे लड़के और इतने ऐसे लड़के जो कि सत्ता के बिल्कुल करीब हैं, ऐसे बच्चे जो हैं वो अगर आईएसआई के नेटवर्क से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं ये पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी घटना हो सकती है। हिदायतुल्लाह जो बात कर रहे थे, निश्चित रूप से वो अपने मुंह पे जो कालिक लगी है उसको पोंछने का प्रयास कर रहे हों, पर मैं कहता हूं कि इन सबसे ऊपर उठ के आपको इस बात को देखना होगा कि आपकी पार्टी में ऐसे लोग कैसे प्रवेश कर गए। 20-20 लाख रुपए की गाड़ियों में वो घूम रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये कहां से आप पैसा लाते हो, कौन लोग हो आप, मिस कॉल पे आप जो है पार्टी की सदस्यता देते हो, आपको मालूम नहीं है कि वो कौन लोग हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं, उनका क्या धंधा है। ऐसे लोग पार्टी के अंदर अगर इतने महत्वपूर्ण पदों पर, इतने महत्वपूर्ण स्थानों पर वो पहुंच जाते हैं। चलिए सर, हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये जो खबर है ये हमें जरूर चेताती है कि हमें अपने आप में भी बहुत सतर्क और बहुत एक्टिव होकर रहना पड़ेगा। जिस तरह का ये माहौल निकलकर सामने आ रहा है, पार्टियों को भी देखना होगा कि उनके साथ कैसे लोग जुड़े हुए हैं, उनका बैकग्राउंड किस तरह का है। अपने कार्यकर्ताओं को भी अलर्ट पर रखना होगा कि ऐसे लोग कहीं पार्टी की छवि खराब ना कर दें। और विशेष रूप से समाज को यह समझना होगा कि आसपास उनके रहने वाले लोग किस तरह के हैं और वो किस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर हो रहे हैं एक और नए मुद्दे के साथ।